नमस्कार साथियों, मैं हरीश कुमार कांत आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ आनुवंशिकी जेनेटिक्स। आनुवंशिकी जेनेटिक्स का जैसे ही हम नाम सुनते हैं हमारे ध्यान में आता है जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे हम कहते हैं आनुवंशिकी का जनक। इसकी बात करें, इसके कुछ इतिहास के कुछ छोटे छोटे बिंदुओं की बात करें। सबसे पहले इसका जन्म 22 जुलाई 1822 को इसका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था। पहला पॉइंट अपने को ये ध्यान रखना है। दूसरा बात करें तो ये एक चर्च में पादरी का काम किया करता था मेंडल। और मेंडल की बात करें तो इसने अपने घर के बगीचे में उद्यान मटर को चयन करते हुए उद्यान मटर की किस्मों को लगभग 34 किस्में इसने विभिन्न व्यापारियों से खरीदी, जिसमें से 22 का चयन करके इसने संग्रहण प्रारंभ किए थे। 1856 से लेकर 1863 तक इसने संग्रहण किए थे। 1865 में इसने अपने नतीजों को, अपने निष्कर्षों को एक उसकी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून शहर की जो है वहां पर उस सोसाइटी में इसने अपने शोध पत्र को प्रस्तुत किया था। 1856 में वो शोध पत्र प्रकाशित हुए थे और उसके बाद 1884 में मेंडल की मृत्यु हुई थी। तो बात करें यहाँ पर महत्वपूर्ण जो वर्ष है आपके 1865-1866 की बात हुई। अब बात करें यहाँ पर तो इस बीच क्या उसने और कुछ काम नहीं किया गया 1866 के बाद। तो मेंडल को एक वैज्ञानिक मिला था नगेनी, जिसने उसको एक दूसरा पादप सुझावित किया था जिसका नाम था हॉक खरपतवार, हॉक वीड, जिसे हम हाइरेशियम प्रजाति कहते हैं। मेंडल ने जैसे ही अपने संकरण उस पादप पर किए, मेंडल के सारे नतीजे उल्टे आने लग गए थे। तो मेंडल तभी से अपने काम से रुचि उसकी हट गई थी और उसके बाद फिर से वो चर्च में पादरी का काम करने लग गया था। उसके बाद 1900 में 3 वैज्ञानिक, ह्यूगो डे व्रिस जो कि हॉलैंड से था, कार्ल कॉरेंस जो कि जर्मनी से, एरिक फॉन शेमार जो कि आपके था ऑस्ट्रिया से, इन 3 वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से अपने देश में रहते हुए मेंडल के नतीजों को, निष्कर्षों की पुनः खोज 1900 में की थी। ठीक है, यहाँ पर अपने ध्यान रखें। उसके बाद आते हैं इसकी परिभाषा की तरफ। तो आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विविधताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर 2 शब्द है, वंशागति और विभिन्नताएं। वंशागति की बात करें, किसी लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना। और विभिन्नताओं की बात करें तो किसी संतति का अपने जनकों से भिन्न होना, यानी कि विभिन्नताएं। ठीक है, उसकी बात करें। इसके बाद यहाँ अपन आते हैं, अगला शब्द जो हमारा आता है जीन या कारक या तत्व। जीन जो है डीएनए का वह भाग जो किसी लक्षण को प्रकट करे उसे हम कहते हैं जीन। जीन को ही कारक और तत्व मेंडल कहा करता था। तो जीन ही है जिसे हम वंशागति की इकाई भी कहते हैं, जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीन प्रारूप जीनोटाइप की बात करें तो इसे हम कहते हैं आनुवंशिक आधार। जैसे हम बात करें, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि मैंने अगर लिखा सपोज कैपिटल टी, इसको देखते ही जिसको भी आनुवंशिकी का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है वो कह सकता है कि सर आप लंबे पौधे की बात कर रहे हो। बिल्कुल लंबे पादप की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये आपने क्या देखा, जीन प्रारूप, और आपने क्या बता दिया, आपने बता दिया लक्षण प्रारूप। ठीक है, यानी कि लक्षण प्रारूप क्या होता है, किसी लक्षण की बाहरी बनावट आप पादप को देख के बता दिए कि भाई पौधा लंबा है, तो वो लंबा होना, बोना होना, वो होता है आपका लक्षण प्रारूप, या जिसको कहते हैं फिनोटाइप। यहाँ पर जो शब्द है जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप, ये तीनों शब्द को देने वाला वैज्ञानिक है आपके जॉन्स हैं। उसके बाद बात करें हम एलील, एलिलोमॉर्फ या युग्म विकल्पी। एलील जो होता है किसी जीन का एकांतरित रूप। जैसे यहाँ पर बात करूं मैं कि मैंने कहा अगर कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी एक जीन आपका युग्म विकल्पी हो गया और स्मॉल टी दूसरा युग्म विकल्पी। अभी हम आगे बात करें, जैसे अगर बात करें अपन समयुग्मनजी और विषम युग्मनजी बात करें। समयुग्मनजी में होगा कैपिटल टी, यानी कि दोनों समान युग्म विकल्पी अगर आपके उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं समयुग्मनजी, या इसका मैं कह सकता हूं स्मॉल टी। ये भी क्या हुआ, समयुग्मनजी अवस्था हुई, यानी कि इसको अपन कहते हैं होमोजाइगस। यानी कि मैं ऐसा कह दूं, समजात गुणसूत्रों के परस्पर स्थलों पर समान युग्म विकल्पियों का उपस्थित होना आपका कहलाएगा समयुग्मनजी। ठीक है, और विषम युग्मनजी क्या होगा, समजात गुणसूत्रों के परस्पर स्थलों पर भिन्न युग्म विकल्पियों का उपस्थित होना, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये आपकी स्थिति होगी। ठीक है, तो उसके बाद एक और स्थिति हो सकती है अर्ध युग्मनजी, यानी कि किसी जीन के केवल एक ही युग्म विकल्पी अगर उपस्थित हो उसे हम कहते हैं अर्ध युग्मनजी। तो यहां से अगर अपन बात करें समयुग्मनजी, विषम युग्मनजी और आनुवंशिकी, इन तीनों को शब्दों को देने वाला वैज्ञानिक था विलियम बैटसन। आपको ध्यान रखना है, आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आनुवंशिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, आपके ऑप्शन में पहला होगा ग्रेगर जॉन मेंडल, आखिरी ऑप्शन में होगा चौथे ऑप्शन पर
विलियम बैटसन, तो आपको जवाब मेंडल ना देके आपको बैटसन ही देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद यहां से हम बात करें तो एक शब्द आता है प्रभावी और अप्रभावी। जब भी कोई संकरण मेंडल ने किए थे तो वहां पर वो उसने शुद्ध क्रम शुद्ध प्रजनन लाइनों का उपयोग किया था। उसने जो संकरण किए तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट हुआ उसे प्रभावी कहा, जो प्रकट नहीं हुआ अप्रभावी कहलाए। वो जब हम प्रभाविता का नियम पढ़ेंगे वहां पर बात हो जाएगी। उसके बाद शुद्ध क्रम शुद्ध प्रजनन लाइनें जो कि आपके समयुग्मज होती हैं और आपके समरूपी भी होती हैं, वो आगे बात आएगी। उसके बाद एक आता है हमारा जो आगे काम आने वाला है पुनेट वर्ग या चेकर बोर्ड विधि। आरसी पुनेट नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने आपके पुनेट वर्ग की खोज की थी। आगे बात करें मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए उद्यान मैटर के 7 लक्षण। प्रश्न यहां से भी बहुत बार पूछा जाता है कि मेंडल के ये जो 7 लक्षण है वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा लक्षण मेंडल ने अपने संकरण के दौरान अध्ययन नहीं किया था, तो आपको ये अगर याद होंगे तो आप उसका जवाब दे पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं प्रत्येक लक्षण हमारे पास है उसका प्रभावी विपर्ययी रूप है, अप्रभावी और कौन से गुणसूत्र पर उसका जीन उपस्थित है उसकी बात है। सबसे पहले बात करें बीज के आकार की बात करें तो गोल यहाँ पर प्रभावी लक्षण होगा और जोड़ीदार अप्रभावी होगा। गोल को हम यहाँ पर बोलते हैं राउंड, ठीक है इंग्लिश में, और जोड़ीदार को बोलते हैं रिंकल। तो यहां से हम इसका चिन्ह कैसे निर्धारित होगा वो अपन बात करते हैं। तो इसका इंग्लिश का शब्द क्या है राउंड। राउंड का पहला अक्षर कैपिटल क्या है, पहला अक्षर जो है उसका है आर है। आर कैपिटल होगा वो प्रभावी को दर्शाएगा और आर स्मॉल जो होगा वो अप्रभावी को दर्शाएगा और इसका जीन उपस्थित है 7वें गुणसूत्र पर, ठीक है। उसके बाद आगे वो देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। बीज का रंग प्रभावी है पीला, अप्रभावी है हरा। पीला जो है वो आपका येलो इंग्लिश में उसको बोलते हैं, हरे को बोलते हैं ग्रीन, उसकी कोई बात नहीं। अब पीले का अगर यानी कि येलो की बात करें, येलो का पहला अक्षर है हमारा वाई। वाई का कैपिटल जो अक्षर है वो आपका वाई प्रभावी को दर्शाएगा कैपिटल वाला, स्मॉल वाला दिखाएगा अप्रभावी का। इसका जीन उपस्थित होता है पहले गुणसूत्र पर। फली का आकार प्रभावी लक्षण जो है आपका फूली हुई फली और अप्रभावी है संकीर्णित, चौथे गुणसूत्र पर इसका जीन उपस्थित होता है। फली का रंग हरा और फली का जो हरा है वो प्रभावी है और पीला है वो अप्रभावी है और इसका जीन उपस्थित है 5वें गुणसूत्र पर। पुष्प की स्थिति की बात करें तो प्रभावी होगा अक्षीय स्थिति और अप्रभावी होगा अंतस्थ स्थिति, जिसका जीन उपस्थित होता है 4थे गुणसूत्र पर। पुष्प का रंग बैंगनी है वो प्रभावी लक्षण होगा और सफेद जो होता है वो अप्रभावी लक्षण होता है, जिसका जीन उपस्थित होता है पहले गुणसूत्र पर। तने की लंबाई या पादप की लंबाई जिसको हम आगे बात करेंगे, लंबा जो होता है वो प्रभावी लक्षण है और बोना जो है वो अप्रभावी लक्षण है, जिसका जीन उपस्थित होता है 4थे गुणसूत्र पर। ये 7 लक्षण है जिनके प्रभावी अप्रभावी गुणसूत्र संख्या आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है यहाँ पर देखा जाए तो कुल पहला, चौथा, 5वां, 7वां यानी कि वो 4 गुणसूत्रों की बात होगी, जबकि मटर के पौधे में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है 14, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है 7। तो 7 में से केवल 4 गुणसूत्र का उपयोग हुआ है 7 लक्षणों के जीन उपस्थित होने के लिए। तो कभी प्रश्न आ जाए कि मेंडल के द्वारा अध्ययन किए गए 7 लक्षणों के जीन कितने गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 4, ठीक है। तो ये 7 लक्षणों की बात हुई। यहाँ जो हमने आनुवंशिक की बात की थी तो आपको एक 2 क्वेश्चन और यहाँ से इंपॉर्टेंट याद करवाता हूँ कि आनुवंशिकी की स्थापना कौन से वर्ष में हुई, तो हमारा आंसर जाता है 1865 में। और आनुवंशिकी एक विज्ञान, जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में या आनुवंशिकी का जन्म कब हुआ, तो उसका आंसर जाएगा आपका 1900 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा था आनुवंशिकी का पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हमने आनुवंशिकी के कुछ टर्म्स, कुछ छोटी मोटी बिंदुओं को बात किया है। इसके बाद पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं आनुवंशिकी के नियम, मेंडल के नियमों की बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, बायोलॉजी बाय डॉक्टर हरीश। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपडेटेड रहें बायोलॉजी के नए नए वीडियोस के साथ। थैंक यू।